नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई समेत कई जगह पर मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। महाराष्ट्र पुलिस ने इस सिलसिले में मनसे के 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मनसे नेता राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनका आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए है और जब तक मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर उतर नहीं जाते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राज ठाकरे ने सवाल पूछा है कि महाराष्ट्र की 135 मस्जिदों ने लाउड स्पीकर पर अजान की है, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से सरकार के प्रमुख सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने एक अहम बैठक बुलाई है। ये तमाम चीजें यहां पर हैं। मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, राजनीति गर्माती जा रही है। खबर पर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सियासत जो ना कराए, हिंदुत्व के भक्त राम दरबार की बजाय मस्जिद का मुंह देखकर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजा रहे हैं। हनुमान जी भले ही खुश ना हो, लेकिन इसे राज के तिलक की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। दिन भर महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा और कई जगह गिरफ्तारियां की गई। मनसे के नेता राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि 135 मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान दे दी गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? उत्तर भारतीयों की पिटाई से अपनी सियासत चमकाने वाले राज ठाकरे अब हिंदुत्व के नए योद्धा बन गए हैं। उनके समर्थकों ने अयोध्या चलो के पोस्टर लगाकर राज ठाकरे के सियासी मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। राज ठाकरे अब राजनीति की भाषा का इस्तेमाल करते हुए मस्जिदों से धीमी आवाज में अजान के लिए मुसलमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो लाउडस्पीकर से अजान देने वाले 10% मस्जिदों के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है और इसके लिए आंदोलन है। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। राज ठाकरे का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर इसे धार्मिक रूप दिया गया तो वो भी धार्मिक मोड़ देने को तैयार हैं। हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। राज ठाकरे सड़कों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा भी उठा रहे हैं। जाहिर है कि वो हिंदुत्व को लेकर लंबी राजनीतिक पारी खेलने के लिए तैयार हैं। राज ठाकरे खुद को शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का असली वारिस साबित करने की कोशिश में हैं। इसलिए उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने को लेकर बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो जारी किया है। माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाउडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। मनसे के सियासी मंसूबे समझकर शिवसेना मुश्किल में दिखाई दे रही है। सत्ता में आने के बाद उस पर उग्र हिंदुत्व छोड़ वो नरम हिंदुत्व अपनाने का आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है। अब राज ठाकरे
बाल ठाकरे की तरह खुद को पेश कर रहे हैं। शिवसेना ने कहा है कि सावरकर और बाल ठाकरे का हिंदुत्व हमारी सांसों में बसता है। मनसे और राज ठाकरे बीजेपी के भोंपों की तरह काम कर रही है। महाराष्ट्र में जो लाउडस्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। आज जिस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई, इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। इससे पहले शिवसेना का मुखपत्र राज ठाकरे को बीजेपी की रखेल बोल चुका है। प्रदेश में माहौल बिगड़ता देख एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई। दरअसल राज ठाकरे हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर गैर मराठी वोटरों में अपनी पैठ बनाने की तैयारी में हैं। मुंबई में 26% मराठी वोटर तो 64% उत्तर भारतीय वोटर हैं। ऐसे में राज अपनी उत्तर भारतीय विरोधी छवि को बदलने के लिए 5 जून को अयोध्या यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। बड़ी होशियारी के साथ कहा जा रहा है कि हिंदुत्व जो है वो दिलों में बसता है। तो फिर हिंदुस्तान कहाँ पर है, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान इस पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे उनको रूबरू करा देते हैं। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं और बसंत नाइक एनसीपी की तरफ से, विक्रम सिंह शिवसेना और यशवंत किल्डर एमएनएस से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। यशवंत जी, शुरुआत चूंकि आपसे करना चाहेंगे। एमएनएस अपनी धार मजबूत करने के लिए लगातार जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि राज ठाकरे जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम उसका पालन करवाएंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो जाते हैं? सरकार का काम है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करवाना। अगर कोई ध्वनि प्रदूषण करता है, लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल करता है, जितना उसका माप है उससे ऊपर या नीचे बजाता है। राज ठाकरे एकदम से राजनीति में कूद गए, वो भी सरकार को इग्नोर करके। किस तरह से देखा जाए, राजनीति चमकाने के लिए है या सच में गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए? यशवंत जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए दिनेश प्रताप सिंह से हम बातचीत कर लेते हैं। दिनेश जी, राज ठाकरे की सियासत को बीजेपी से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। मानते हैं क्या आप कि चूंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हर राज्य में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मुद्दा गरमा दिया जाए? प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी इस तरह की मुखौटे की आवश्यकता नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है। और रही बात, आपने जो सवाल मनसे से किया था जी, उन तक आवाज नहीं पहुंची और उसी से संबद्ध करते हुए आपने मुझसे भी सवाल किया है जी। निश्चित तौर पर अदालतों का जो निर्णय है, जो आदेश है, उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकारों की होती है जी। और चाहे वो अदालत हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे आप हो, हम हो जी। हर व्यक्ति जो है अल्टीमेटली जनहित के लिए है, जनता के लिए है जी। लेकिन अगर सरकारें अदालतों के निर्णय को लागू करने में अक्षम रहती हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या जनता को हाथ पर हाथ रखकर बैठना चाहिए जी? वही जनता से ही बीच में कोई व्यक्ति जो है, या तो फिर से सर्वोच्च न्यायालय में जाए। नहीं तो आपके मुताबिक राज ठाकरे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मैं इस तरह की सियासत करनी चाहिए राज ठाकरे को? मैं उनके सही और गलत के निर्णय को उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे वो निर्णय देंगे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ रवीन जी, मैं बात कह रहा हूँ नहीं, चूंकि वो सामाजिक मुद्दा बता रहे हैं, आप इसमें अपना विचार तो रख ही सकते हैं कि आपके लिए ये सही है या गलत है। नहीं, मैं विचार इस तरह पे राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं विचार रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। मस्जिदों से, मंदिरों से, जहां भी इस तरह की बातें थी जी, वहां से या तो लाउड स्पीकर की ध्वनि को कम किया गया, जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जी, या वहां से उनको उतारा गया जी। कहीं भी कोई समस्या नहीं हुई। अभी ईद थी, ईद में भी आप देखिए जो सड़कों पर नमाजें होती थी उत्तर प्रदेश में, कहीं सड़कों पर नमाज नहीं हुई। ये मुद्दा क्या इतना बड़ा है? अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में होता, मैं कह रहा हूँ किसी भी राज्य में होता, ये मुद्दा इतना बड़ा है कि उसके लिए आंदोलन शुरू हो जाए। नहीं, एक चीज
बताइए, अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होगा रवीन जी, तो फिर अनुपालन किसका होगा? फिर सर्वोच्च न्यायालय किस काम के लिए है? अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन नहीं करा सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं? सरकार में आप किस लिए बैठे हैं? नहीं तो बड़े मुद्दों पे तो आंदोलन सुना है, किसानों ने अपनी बात को लेकर आंदोलन रखा, बेरोजगारी पे आंदोलन कर लेते हैं, ये भी तो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। महंगाई को लेकर आंदोलन करते हैं, उस पर तो बात ही नहीं होती। बिल्कुल, देखिए हाथ खड़े हो जाते हैं। हर मुद्दे पर लोग आंदोलन करते हैं और आंदोलन करना लोगों का संवैधानिक अधिकार है, बशर्ते कि वो संवैधानिक दायरे में हो। लेकिन कोई भी सरकार डबल स्टैंडर्ड नहीं अपना सकती रवीन जी ना। अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सिर्फ ये कहना कि हनुमान चालीसा का हम पाठ करेंगे। अरे सर, अगर डबल स्टैंडर्ड आपको लग रहा है तो आप सरकार के खिलाफ कोर्ट में चले जाइए। ये ऐसा इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके खिलाफ आंदोलन कर दें, आप सड़कों पर उतर आए। देखिए, कई तरीके होते रवीन जी, मैं यही कहने जा रहा था। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने यही कहा कि अगर सरकार अदालतों का आदेश पालन करने में अक्षम है तो उसमें क्या होता है? फिर आप धरना करते हैं, कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, या तो आप अदालत में जा सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, कोई भी रास्ता आप चुन सकते हैं। लेकिन सरकारों को डबल स्टैंडर्ड नहीं अपनाना चाहिए जो महाराष्ट्र की सरकार अपना रही है। अगर कोई एक व्यक्ति या महिला कोई भी कहती है कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उसके ऊपर राज दो। हनुमान चालीसा का पाठ इस देश में राज दो कब से हो गया? तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने से या किसी को भी किसने रोका? लेकिन आप किसी के घर में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे, उस पर तो सवाल खड़े होंगे ना। तो आपको लाउड स्पीकर अजान देने से किसने रोका? लेकिन आप उस अजान की आवाज को आप बीमार व्यक्ति के कान को फाड़ देंगे, ये आपको अधिकार किसने दे दिया? तो और आज महाराष्ट्र में रवीन जी, आज महाराष्ट्र के पुलिस ने कहा है पुलिस ने कहा, उद्धव ठाकरे ने खुद भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसका पालन होगा। कब होगा उसका पालन? सर्वोच्च न्यायालय का पालन। राज ठाकरे खुद कह रहे हैं कि जहां जहां पर लाउड स्पीकर्स की आवाज कम की गई, उन लोगों को शुक्रिया अदा किया जी, और तो किया गया ना। और महाराष्ट्र सरकार के पुलिस अधिकारी का ये बयान है, 135 जो 1400-1500 मस्जिदें हैं उनमें से 135 मस्जिदों से लाउड स्पीकर में उसका अनुपालन नहीं किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से शिवसेना के साथी से कि उन पर क्या 135 मस्जिदों पर क्या कार्रवाई हुई? आपने तो एमएनएस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, अच्छी बात है, आपने गिरफ्तार किया कानून के दायरे में, लेकिन उन 135 मस्जिदों के मौलानाओं के खिलाफ आपने क्या किया ये तो बताइए। चलिए, ये दोहरा मापदंड ठीक नहीं रवीन जी। बसंत नायक जी दोहरा मापदंड बता रहे हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर सियासी रोटी सेकना और इतना बड़ा मुद्दा है, क्या इस पे आंदोलन हो जाए जबकि बड़े मुद्दे पीछे छोड़ दें? इतना बड़ा मुद्दा लग रहा है कि ये इतना बड़ा है कि राज ठाकरे को इस पे आंदोलन करना पड़ जाए? बसंत जी सर, आपसे सवाल है। हाँ जी बोलिए सर। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मानेगा नहीं, गाइडलाइंस को नहीं मानेगा, सरकारें निष्क्रिय हो जाएंगी, अमल में नहीं लाएंगी कानून, भेदभाव करेंगी, तो फिर आंदोलन जरूरी हो जाते हैं। हमारा सवाल है कि क्या लाउड स्पीकर का मामला इतना बड़ा बनता है कि इस पे आंदोलन शुरू हो जाए? जी, ये लाउड स्पीकर का जो मामला है ये इतना आगे नहीं बढ़ेगा जी। ये एक राजनीति है। बीजेपी राज ठाकरे साहब के कंधे पे बंदूक रख के अपना चाल बुन रही है जी। ये उनका ये राजनीति करने का एक तरीका है। वो बीजेपी वाले महाराष्ट्र में अस्वस्थ हो गए हैं, इतना बड़ा स्टेट है और आगे बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, तो उनको किसी भी हालत में महाराष्ट्र के सरकार को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लगाने के लिए उनकी एक चाल बुनी जा रही है, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जो सरकारें वहां पर हैं वो कदम ही नहीं उठा रही हैं, इसलिए उनको हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब सरकारें निष्क्रिय हो जाती हैं तो विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं जागरूक करना पड़ता है ना सरकार को। तो आप लोग अगर गाइडलाइंस का पालन सही तरीके से करवा लेते तो उनको सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। देखिए सर, सरकार अपने तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रही है और ये विपक्ष का इसमें कोई मतलब उनका कोई बात नहीं आती। महाराष्ट्र एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों मिलके अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और अभी जो ये हालत है इस पर अच्छी तरह से काबू है। तो इसमें सिर्फ एक राजनीति का बयान है उनका
इसके सिवा और कुछ नहीं सर। जी, बदले की भावना से काम कर रही है सरकार, ये भी कई बार आरोप लगे। नहीं, साफ झूठा है। बदले की भावना कहाँ कर रही है? वो बदले की भावना में है वो लोग, क्योंकि 105 उनकी विधायकों की सीटें आई है, तो वो लोग जब से ये सरकार बनी है, तीनों सरकार बनी है, तीनों सरकार साथ में है, तब उनको वो बेचैन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ उटक-पुट कर रहे हैं, कुछ भी मतलब एक राजनीतिक आश्चर्य लाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ समाज में एक विषमता, महाराष्ट्र के समाज में एक विषमता लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जितने वो लोग भाजपा वाले और ये करेंगे, तब तीनों सरकार मजबूत होती जाएंगी। इसके बाद कानून व्यवस्था और सब कुछ अच्छी तरह से है, कोई बात नहीं सर। नहीं, उन्होंने उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सबने लाउड स्पीकर के जो साउंड है उसको कम किया, अनुपालन किया, आप नहीं करवा पाए। नहीं, महाराष्ट्र में हो रहा है ना सर, महाराष्ट्र में भी इसका अनुपालन हो रहा है। उन्होंने आंकड़ा दिया कि इतनी जगह तो हुई नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर एमएनएस के कार्यकर्ताओं को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए, वो यही तो सवाल कर रहे हैं। जी जरूर, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन, न्यायपालिका का पालन नहीं हो रहा है, वहाँ जरूर कार्रवाई होगी। और जहाँ अभी जो जहाँ चालू है उस पर सरकार अपने तरीके से काम कर रही है सर। इसमें कोई भेदभाव की राजनीति नहीं है, सरकार कमजोर नहीं है। जी सर। जी चलिए, योगेश खरे हमारे साथ एमएनएस से जुड़ गए इस वक्त। योगेश जी, जानना चाहेंगे कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है राज ठाकरे के लिए कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए सरकार को आईना दिखाने लगे? महंगाई जैसे मुद्दे आपकी समझ में नहीं आते, जिस पर आज तक आप चुप्पी साधे बैठे रहे। बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर आप चुप्पी साधे बैठे रहे। इन चीजों पर तो कभी दिखे नहीं सड़कों पर, लाउड स्पीकर पर आप सड़कों पर आ गए। आपको एक बात समझनी चाहिए कि बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दे तो है, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कहाँ थे आप पिछले साल, देखिए ना, मैं बता सकता हूँ कितनी बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महाराष्ट्र सैनिकों ने इस बात पे आंदोलन किया है। मैं अभी बताता हूँ, पुणे में अभी 4 दिन पहले बिजली के मुद्दे पर आंदोलन हुआ, उसके बाद टैक्स के मुद्दे पर आंदोलन हुआ। तो हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर इस मुद्दे को उठाती रही है। और मैं ये भी बताऊं कि राज ठाकरे साहब ने पिछले, अगर आपने उनके भाषण सुने होंगे तो उन्होंने ये मुद्दे उछाले ना, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो मुद्दा भी एक तरह से जरूरी मुद्दा है, जो एक सामाजिक मुद्दा है, जो राज ठाकरे साहब 2018 से उठा रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप ये क्यों नहीं बोल रहे। इसको लेकर जब सवाल ये खड़ा होता ना सर, इसको लेकर जब ये कहा जाता कि हिंदुत्व मेरी सांसों में बसता है, तो फिर हिंदुस्तान कहाँ बसता है? हिंदुस्तान में तो हर धर्म और हर जाति का आदमी रहता है। तो फिर हमने कब तो नहीं कहा? सबके लिए बात क्यों नहीं होती? तो राज ठाकरे साहब ने ये कभी नहीं, यही धारणा है हमारी कि सारे लोग, सारे मजहब के लोग शांति से रहे। जी। अभी आपने देखा होगा, तो शांति ऐसे आंदोलन करने से शांति होगी सर? मैं बताता हूँ ना, अगर ये बात नहीं होती तो हमने पूरे रमजान के महीने में कोई आंदोलन नहीं किया, और रमजान ईद के दिन जो हम महाआरती करने वाले थे मंदिरों में, उसे रोका गया। तो ये हम भी सद्भावना रखते हैं ना, सद्भावना रखना चाहते हैं। हमको लगा कि राज ठाकरे साहब को लगा कि रमजान ईद का त्योहार मुस्लिम धर्मियों के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है, तो उसमें व्यत्यय ना आए, उसमें रुकावट ना आए, इसलिए तो वो रोका गया ना। नहीं सर, तो ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये तो अंतर्मन के लिए होते हैं ना। अपने धर्म का पालन करना, मंदिरों में पूजा करना अंतर्मन के लिए होता है, या इस पे सियासत करने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए ये सब चीजें होती है? आपके सवाल में ही उसका जवाब है। अगर वो अंतर्मन के लिए होती है तो आप अपने हिसाब से अपने तक सीमित रखिए ना उसको। तो ये तो सबके लिए लागू होता है ना, वो तो गाइडलाइंस के पालन हो रहा है। जब सरकार कह रही है कि हम पालन करवाएंगे, फिर किधर पालन हो रहा है? 2018 से बात हो रही है, 2005 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। राज ठाकरे साहब पिछले कितने सालों से ये मुद्दा उठा रहे, हो नहीं रहा है। जब अभी उसको आंदोलन के स्तर पे लाके रखा उन्होंने कि अगर लाउड स्पीकर में उतारे गए, हनुमान चालीसा चलाएंगे, तब इनकी जाग गए ना। अभी तो जाग ही नहीं रहे थे, कितने सालों राज ठाकरे साहब बात कर रहे थे। और पहले दिन से राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं कि ये सामाजिक मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। लेकिन लोग, कुछ पार्टियां इसे
कम्युनल इशू कर रही है, इसमें अब हम क्या कर सकते ना। हम तो पहले 3 से बोल रहे हैं ये सामाजिक मुद्दा है, और राज ठाकरे साहब ने देखा होगा तो आज भी कहा और पिछले दिनों भी उन्होंने कहा है कि सिर्फ मस्जिदों के ऊपर नहीं, ऐसा तो नहीं राज ठाकरे किसी के उकसाने पे काम कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं राज ठाकरे किसी के उकसाने पर ये काम कर रहे हो ताकि सियासत चमक जाए। जो बैकटॉप पर बैठे हुए हैं उसके बाद एक बार फिर से वो मीडिया के सामने आ जाए। मुझे मालूम है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको मैं नहीं कह रहा, ये विरोधी दल कह रहे हैं आपके। हाँ ठीक है वो कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं 2018 साल में राज ठाकरे साहब ने 2 बार ये मुद्दा उठाया था। जब हमारा अधिवेशन हुआ था मुंबई में, अभी उन्होंने ये मुद्दा निकाला, तब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी। तो अब अगर उधर शिवसेना बीजेपी की सरकार थी, ये मुद्दा साहब ने उठाया था, और अब महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार है, अभी ये मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे अचानक से कौन सी मतलब आपको वो घुट्टी मिल गई कि एकदम से तेजी से आंदोलन, अब तक आप खामोश रहे, चुपचाप बैठे रहे, और अचानक से एकदम तेज हो गया ये आंदोलन? नहीं, ये मैंने आपको बताया कि ये अचानक नहीं है, कितने सालों से साहब बोल रहे हैं, लेकिन सरकार को जाग ही नहीं रही है इस मुद्दे पर। तो अभी जब आंदोलन का स्टैंड लिया तब सरकार जाग गई ना, ये पहले बार नहीं उठाया मुद्दा। चलिए, पहले से उठा रहे हैं मुद्दा, सियासत की कोई बात नहीं, अहम मुद्दा है इसलिए आंदोलन किया जा रहा है। क्योंकि इन चीजों पर कुछ सवाल बसंत नाइक साहब ने आपके लिए खड़े किए थे कि सियासत को गरमा दो और उसके बाद खामोश बैठ जाओ। अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो फायदा तो बीजेपी का ही होना है हर तरह से। देखिए रवींद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती है कि कौन किससे लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को खराब है। ये तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई किसी के साथ लड़ सकता है, कोई स्वतंत्र रूप से लड़ सकता है, कोई गठबंधन करके लड़ सकता है, कोई निर्दलीय लड़ सकता है। ये तो खूबसूरती है। और पिछली बार भी अलग अलग लड़े थे, एक होके लड़े, इसमें कौन सी दिक्कत? इसमें भारतीय जनता पार्टी, देखिए हम दूसरे की कमजोरी से अपने आप को मजबूत नहीं मानते हैं, हम अपनी मजबूती से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से अपने आप को मजबूत मानते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं, जब सरकारें अच्छा काम करती हैं तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी सुखद होता है। लेकिन जब सरकारें इस तरह से काम करेंगी, वो जाति और धर्म के आधार पर अगर शासन और सत्ता का संचालन करेंगे तो परिणाम फिर यही होगा जो महाराष्ट्र में हो रहा है। मुद्दे भी आपको मुद्दे भी ऐसे ही मिलते हैं, कभी हिजाब मिल जाता है, कभी हिंदुत्व मिल जाता है, कभी लाउड स्पीकर मिल जाता है, कभी हनुमान चालीसा मिल जाता है, ऐसे ही मुद्दों को गरमाते हैं आप। इसके पीछे की वजह क्या है? राजनीति करते ही नहीं है। हमारे यहाँ मुद्दा गरमाया क्या उत्तर प्रदेश में? मैं तो कह रहा था उत्तर प्रदेश में मुद्दा गरमाया, कहीं नहीं गरमाया। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर देखिए कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ बन रहा है, कहीं को मुद्दा गरमा रहा है। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं हुई और आज हम महाराष्ट्र पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ जरा एक बार रविंद्र जी 10 सेकंड, जरा एक बार एनसीपी और शिवसेना के साथियों से पूछ लीजिए, मुंबई में जुमे के दिन बांद्रा में कैसे बांद्रा पश्चिम बंद हो जाता है पूरी तरह से नमाज के लिए जी। यहाँ सरकार मौन हो जाती है, कोई मशीनरी काम नहीं करती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलती है। इसीलिए हम एक बार नहीं, हम बार बार, इसीलिए हम सत्ता में आते हैं। चलिए, शिवसेना से विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम सवाल ले लेते हैं। विक्रम सिंह जी, बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी सरकार पर कि कोई भी काम ठीक तरीके से कर ही नहीं पाती है। लाउड स्पीकर के लिए गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया था, वो पालन तो करवाया नहीं गया। एमएनएस के कार्यकर्ताओं को आप जेल भिजवाने का काम शुरू कर रहे हैं, तो जिसको जेल भिजवाना उसको तो भिजवा नहीं रहे आप। रविंद्र जी, देखिए हम कुछ कार्रवाई करते हैं, ये लोग शोर मचाते हैं जी, लेकिन फिर महाराष्ट्र में कानून का पालन हो रहा है। लेकिन इन लोगों को अब महाराष्ट्र की कोई भी ये मौका नहीं छोड़ना चाहते महाराष्ट्र की बदनामी करने के लिए जी। इनका यही कारण है कि महाराष्ट्र में किसी तरीके से माहौल खराब हो, दंगे भड़के और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो। इन बीजेपी वालों का यही एक मकसद है। अभी ये कह रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इन्होंने सबका साथ तो छोड़िए, जो 30 साल का जो साथ था उन्होंने एक झटके में इन्होंने दोनक तो तोड़ दिया। तो इनके ऊपर कौन भरोसा करेगा? ये हिंदुओं की बात करते कुछ नहीं है। 2 बार हिंदुओं ने सरकार बना दी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आते हैं
तो ये कुछ कोई ऐसी चीज ले आते हैं, जैसे कभी हिजाब ले आए, कभी नमाज ले आए, कभी लाउड स्पीकर ले आए, कभी कुछ ले आए। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप सरकार चला ही नहीं पा रहे ठीक तरीके से। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ कभी इस तरह के मुद्दे अगर गरमाए भी हैं तो उन्हें ठंडा कर दिया गया। अरे भाई राजस्थान नहीं, इधर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? नहीं मध्य कुछ नहीं हो रहा है। राजस्थान मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश निकला था। अरे भाई सुनो, सुन तो लो। दिनेश जी सुन लीजिए। दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, चुप कराओ। दिनेश जी एक मिनट दिनेश जी, ऐसे थोड़ी ना। अब आपने इतनी देर आपको मौका दिया बोलने का, हम तो सुनते रहे आपको, वो शांति से सुनते रहे। आप सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आपको जब मौका दे उसमें क्या दिक्कत है? ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये सुनेंगे, ये बड़ी दिक्कत की बात है। अरे दूसरे को बोलने का मौका तो दे दिनेश जी। इसलिए देते ना, इनकी पोल खुलती है, इनकी पोल खुलती है ना, ये सुने नहीं किसी। दिनेश प्रताप जी आ रहे हैं आपके पास, निश्चिंत रहिए, आपको पूरा मौका देंगे अपनी बात रखने का। अब जरा हम इनको चुप करा, इसको चुप कराओ। यशवंत जी को सुन लें जी। दूसरा देखो, मैं आपको एक चीज बता दें जी। ये शिवसेना की बदौलत पलटी थी वहां पे जी। देखो, बाला साहब ने इनको हिंदुत्व सिखाया। चोट ने कहा था कि हाँ हमने बड़ी घाट छिप गए थे। ये लोग जब भी हिंदुत्व की कोई बात आती है छुप जाते हैं जी। कश्मीर से हिंदू भगाए, इनकी सरकार थी, आज तक ये वापस ही बचा पाए। ये क्या हिंदुओं का भला करेंगे? बाला साहब ने उस टाइम डंके की चोट पे कहा था कि स्पेशल। एक मिनट, आ रहे हैं दिनेश जी, आ रहे हैं दिनेश जी, आ रहे हैं। विक्रम जी को बात रखने दीजिए, आ रहे हैं। रविंद्र जी चुप करो। ये जो है ना, ये देश को बेच देंगे, सारी चीजें बेचेंगे। और दिनेश जी सुन तो लीजिए। क्या हिंदुओं का भला करेंगे? देखिए, कोई चर्चा तभी सफल होती है जब सारे मेहमान अपनी अपनी बात रखें। सर ऐसे कौन सुन पाएगा आपकी बात को? अब इन्होंने राज ठाकरे को कर दिया कि वही राज ठाकरे है जो हिंदुओं को मारता था। ये आपने बड़ा सवाल यहाँ खड़ा किया। हम जवाब ले लेते हैं यशवंत जी से। माफ कीजिए, योगेश जी जुड़े हैं, यशवंत जी नहीं जुड़ पाए हमसे। योगेश जी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है विक्रम जी ने आपके ऊपर कि पहले जब आप राजनीति करते थे, राजनीति में आने की बात करते थे तो हिंदुत्व की तो आप बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं पर ही हाथ उठाते थे। और आज जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो ये राजनीति में इतना बदलाव कैसे देखने को मिल रहा है? योगेश जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए दिनेश जी आप जवाब दीजिए अपनी बात का, फिर शायद उनसे संपर्क टूट गया, हम वापस लौटेंगे उनके पास। रवीन जी, दो चीज इसलिए मैं बीच में बोलता हूँ, जब आप सही बात नहीं करते हैं। विक्रम जी नहीं, तो आपको जो समय दिया जाए ना दिनेश जी, उसके अंदर आप अपनी बात रखिए ना। आप अगर दूसरा बोल रहा उनके बीच में बोलेंगे तो सार्थक नहीं रहेगी ना बहस। नहीं, आपके चैनल को देश देखता है। अगर मैं भी कोई गलत बयानी करूं तो आप भी मुझे टोकिए। ऐसा थोड़ी कि हम कुछ भी बोले और बोल के चले जाएं। अभी विक्रम जी कह रहे थे जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को वहां से मार के भगाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने जम्मू कश्मीर में क्या किया वो सबको पता है। और दूसरी चीज, अभी आप बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे थे, हिंदुत्व सिखाया। आज बाला साहब ठाकरे होते और वो महाआरती की बात करते, जो उन्होंने कहा था कि अगर सड़कों पर नमाज होगा तो हम महाआरती करेंगे, तो क्या आप उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाते हैं? बताइए, हाँ कि नहीं? और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाएंगे, जिसको आज ट्वीट भी किया राज ठाकरे ने। आज दिक्कत क्या है रवीन जी? आज शिवसेना, सवाल तो यही है ना दिनेश जी कि क्या लाउड स्पीकर इतना बड़ा मुद्दा है? मुद्दा लाउड स्पीकर नहीं है, मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय है। रवीन जी कैसी बात कर रहे हैं आप? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन न करें, आपको छोटी बात लग रही है। और दूसरी चीज, रवीन जी एक चीज और मैं कहता हूँ, सुन लीजिए। चलिए योगेश जी जुड़ गए, उनसे हम सवाल ले लें। गंभीर सवाल उठाया था राज ठाकरे के ऊपर विक्रम सिंह ने। योगेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? नहीं, यशवंत की क्लियर बात करो। अच्छा, यशवंत जी जुड़ गए। चलिए पैनल जी नाम ठीक हमारे तक पहुंचाएं। फिलहाल यशवंत जी हम जानना चाहेंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा किया यहाँ विक्रम सिंह, नेता शिवसेना। उनका कहना है कि राज ठाकरे हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन हिंदुओं को ही पहले पिटवाते थे, आज इनको हिंदुत्व सूझ रहा है।
तो ये अचानक से ये बदलाव कैसे हो गए? पिटवाया ये बोलते हैं, कब पिटवाया क्या कुछ वो कैसे है, वो टाइम की बात होती है। उस टाइम में मुंबई में जो सिचुएशन थी, मुंबई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है। तो बाहर की जो आबादी आके इधर प्रेशर हो गया है, उसकी वजह से यहाँ के जो टैक्स पेयर है उनको तकलीफ होती है, ये इशू था। वो पिटवाने का कोई इशू था, और उसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई जात पात का सवाल ही नहीं था। तो मुद्दा छूट गया हाथ से, एमएनएस के हाथ से वो मुद्दा चला गया है, इसलिए अब नए मुद्दे के साथ एमएनएस के लोग राजनीति में उतर आए। पूरा क्लियर करता हूँ, उस टाइम राज ठाकरे साहब ने बताया था, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, जहाँ से ये लोग माइग्रेंट इधर उधर जाते हैं अदर स्टेट में, उससे अच्छा उधर के जो स्टेट है, जो बिहार, यूपी, बिहार, उधर है ना, उधर का विकास होना चाहिए, उधर इंडस्ट्री आना चाहिए, उधर ही रोजगार क्रिएट होना चाहिए, ताकि वो लोग उधर उनको रोजगार मिले, नौकरी धंधा मिले, तो वो लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। तो ये आप लोग तय करेंगे सर? वो डेवलपमेंट अभी यूपी में हो रहा है, तो उधर के लोग कम हो गए। देश का एक नागरिक किसी भी कोने में जाकर रोजगार कर सकता है सर, ये आप थोड़ी ना तय करेंगे कि हम जनसंख्या भी तय कर दें, हम लोगों को रोजगार भी तय कर दें। सुनिए, देश का कोई भी नागरिक किधर भी जा सकता है रोजगार के लिए, उसमें कोई सवाल ही नहीं, जा सकता है, लेकिन वो जाके गवर्नमेंट लैंड पे, गवर्नमेंट की फुटपाथ पे झोपड़ियां बांध के नहीं रह सकता। ये मुद्दा था उस टाइम का, समझे क्या? ऐसे लोगों की रोजी रोटी बंद कर दीजिए जो फुटपाथ पे नहीं, रोजी रोटी बंद नहीं, विकास होना चाहिए, विकास का मुद्दा तो ये तो सरकार का काम है ना, उन लोगों का काम थोड़ी ना, वो तो रोजी रोटी कमाएंगे आके सर। वो नाक दबाएगा तो जितनी बिल्डिंगें मुंबई में खड़ी हैं, तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो मजदूर है वो जहाँ के काम करता है, अगर उनको आप भगाने की बात करते हैं, सरकार का मुंह खुलता है ना सर जी। और वो पीटने मारने का कोई बात ही नहीं था, वो मीडिया ने उसका वो सब्जेक्ट था, मीडिया है और अदर पार्टीज के लोगों ने उसका बड़ा किया था, उसको उतना कुछ हुआ नहीं था। बंसद नायक जी, सियासत में नेताओं के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलना जरूरी हो जाता है क्या? जी, वो समय समय की बात होती है, लेकिन अभी जो आपने बोला कि राज ठाकरे पहले हिंदुओं को पिटवाते थे, फिर अभी हिंदुत्व का झंडा लेके घूम रहे हैं, तो वो उनका वो ऐसे राजनीति में कदम कदम पर वो जैसा टाइम आएगा वैसा बदलते हैं, लेकिन जो उनका संगठन का या फिर उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा नहीं बदलना चाहिए। तो एनसीपी का रोल क्या है? खामोशी से, शांति से देखें कि आखिर राजनीति गरमा रही, हम चुपचाप बैठ के देख रहे हो, क्या स्टैंड लेगी? नहीं, देखिए, कोई सलाह दे रही है उद्धव ठाकरे को? नहीं, जरूर जी, जरूर उद्धव ठाकरे साहब को सलाह है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री एनसीपी के ही है, वलसे पाटिल साहब, तो पूरी तैयारी से इन सभी घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं, और जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, जिन्होंने ये लाउड स्पीकर का मुद्दे में ये किया है। नजर रखने से क्या मतलब है सर? सुप्रीम कोर्ट नजर रखने से क्या मतलब है कि हम खड़े होकर देख रहे हैं, एक तरफ से सियासत गरमाने दीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल, तीनों जो हमारे तीनों पक्ष हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, राज ठाकरे ने शरद पवार को नास्तिक तक बता दिया। देखिए, पवार साहब नास्तिक नहीं है, और राज ठाकरे साहब को पवार साहब पर कुछ न कुछ अपनी सभा में बोलने से उनको लोकप्रियता मिलती है जी। कोई अन्य किसी पक्ष का मतलब कोई नेता हो, शरद पवार साहब तो वो पूरे भारत के नेता है जी, उन पर कुछ टीका टिप्पणी करने से उनको और उनके पक्ष को लोकप्रियता मिलती है, ऐसा उनका मानना है। चलिए, लेकिन ये जो बातें होती हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर का नेता नास्तिक, लाउड स्पीकर पर काम करेंगे तो हम करेंगे, दूसरे लोग करते नहीं हैं, ये दिखाना और ऐसे मुद्दों को गरमाना जो सरकारों का काम है वो विपक्षी दल कर रहे हैं। अब तक राज ठाकरे कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से सियासत को गरमा रहे हैं वो इसमें कितना सफल होंगे, क्योंकि
एक वीडियो उन्होंने जारी किया था सोशल मीडिया पे बाला साहब ठाकरे का, तो कुछ बताने की कोशिश की कि आखिर बाला साहब ठाकरे लाउड स्पीकर को लेकर, अजान को लेकर क्या कहा करते थे। लेकिन जब ये राजनीति गरमाएगी तो क्या राज ठाकरे को फायदा होगा या सियासत के बाद काम निकलने के बाद मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। और अगर यहाँ फायदा होता है या नुकसान होता है राज ठाकरे को, तो असली फायदा किसको होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो जिससे सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे मनसे हो, क्या तेरा हिंदुत्व या हिंदुत्व दोषी या मुसलमान जिम्मेदार, इन्हीं सब बातों को लेकर बात होती रही। जिम्मेदाराना बात कभी किसी ने की, और नहीं की तो क्यों नहीं की, इस सवाल से हम आगे बढ़ेंगे। बसंत नाइक जी, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। जब इस तरह के मामले उठते हैं तो भड़काने का काम शुरू हो जाता है, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। तुम हिंदू के सहयोगी या तुम मुस्लिम के सहयोगी, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के आरोप लगते हैं। क्या नेता जो है जिम्मेदारी के भरे बयान देना भूल गए हैं या आप सियासत के मायने बदलने लगे हैं? बसंत जी। जी देखिए जी, सियासत के मायने तो बदल गए हैं जी, लेकिन नेता लोग अपनी बयानबाजी जब महाराष्ट्र में पिछले 5 बरस में देखे तो बीजेपी वालों ने जो बयानबाजी हो रही है जी, या जो नोकझोंक हो रही है, जो जिस तरह से वो लोग अपने राष्ट्रीय जो तपास यंत्रणा है उनका गैरवापर लोग वो बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये पूरा ये जो भाजपा और इनका जो एजेंडा है जी, किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ऐसे लोगों को नजदीक नहीं आने देगी। चलिए विक्रम सिंह जी, एनसीपी से कितना सहयोग मिल रहा है आपको? क्या लगता है कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं? और क्या आप मानते हैं कि अब जो है गैर जिम्मेदाराना बयान ज्यादा आए हैं, सियासत जिस तरह के मुद्दों को लेकर हो रही है वो उचित नहीं है, ना देश के लिए ना किसी राज्य के लिए? विक्रम जी, विक्रम जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए लगता संपर्क टूट गया है। आपके पास आना चाहेंगे दिनेश जी। क्यों मुद्दे भड़काने का ही काम होता है, गैर जिम्मेदाराना बयान होते हैं, कभी हिंदुत्व को लेकर, कभी मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर निशाना क्यों बनाया जाता है? रवींद्र जी, निशाना नहीं बनाया जाता है। और आपने पिछली चर्चा में एक सवाल किया था, सवाल असल में उन्हीं लोगों से कर दिया था जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो जवाब वो कैसे देते हैं? ये वो लोग हैं जो चुनाव के समय पे कुछ और सत्ता के समय पर कुछ और, जिनके कथनी और करनी में अंतर होता है। अभी विक्रम जी जब बात कर रहे थे, विक्रम जी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे ना, जो सीटें मिले थे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को मिली थी ना, तो कौन सत्ता के लिए दूसरे दल के साथ गया, कौन रंग बदला? तो ये तो काम सर आपकी सरकार ने भी किए हैं ना सर। एक मिनट, जम्मू कश्मीर में जिनको आप जिहादी बता देते थे उनके साथ सरकार बना ली थी आपने। बिल्कुल, उसका जवाब दे दूं कि जो चर्चा कर रहे हैं उसका जवाब दे दूं? दोनों जवाब मेरे पास है। हाँ दे दीजिए। किस कौन सा दे दूं? पहले वही आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे आप जो आपकी इच्छा हो। हम तो आपके ऊपर अतिथि देवो भव, आप जो जवाब देंगे। नहीं बिल्कुल, आप लोग हैं ना, आप लोग हैं, आपके सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। नहीं सर, हम लोगों की बात करते हैं, आप जवाब दीजिए। आप लोग भी पूर्वाग्रह से ग्रसित कभी कभी हो जाते हैं रविंद्र जी, ये सब तो मुझे नहीं कहना चाहिएगा। मैं पहली बार शायद आपके साथ आज बैठा हूँ, मैं इस तरह की चर्चा नहीं करता हूँ। मैं आता हूँ आपके मुद्दे पर। देखिए दूसरी चीज, आपने जम्मू कश्मीर की बात की। जम्मू कश्मीर में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली थी कि नहीं मिली थी? जितनी जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल सकती थी, जनता जनार्दन ने उतना प्यार दिया। इतना प्यार देने के बाद सवाल ये है कि किसी से भी हाथ मिला सकते हैं ना सियासत को लेकर। अगर सत्ता हासिल करनी है, आप दूसरे के लिए ये बात कह रहे हैं, तो आप पे भी लागू होती है ना वो बात। अब मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप जवाब दे रहे नहीं, मैं तो सिर्फ आप ये उसी सवाल के जवाब के लिए मैं पूछ रहा हूँ। एक सवाल खड़ा ये होता है कि अगर दूसरा ये कर रहा है,
रवींद्र जी, जो आप सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब ले लीजिए, फिर दूसरा सवाल आप पूछ लीजिए उससे संबंधित। हम जानते थे हम नदी के दो किनारे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हमने साथ दिया, हम एक होकर हमने सत्ता को चलाया और उनके बेहतरी के लिए हम जो कर सकते तो हमने किया। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि कभी भी हमारा मानक नहीं बदलता है। शिवसेना का मुद्दा क्या था? या तो कहिए शिवसेना कहते कि हम बाला साहब ठाकरे को नहीं मानते हैं, उनके वक्तव्य जो वक्तव्य उन्होंने दिया था उसका हम खंडन करते हैं, ये कहे हिंदुत्व का एजेंडा नहीं था। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने पर आज शिवसेना समझ ही नहीं पा रही। विक्रम सिंह जुड़े हैं हमारे साथ। वो एनसीपी के साथ चले, जो कांग्रेस के साथ चले, या शिवसेना मूल जो शिवसेना है उसके साथ रहे। विक्रम सिंह जुड़े हमारे साथ। के हिंदू विरोधी छवि पैदा कर लिए। पालघर में आप सन्यासियों की हत्या देख लीजिए जी, आप नवनीत राणा की गिरफ्तारी देख लीजिए कि आपको हनुमान चालीसा से इतनी आपत्ति हो गई है। लेकिन एक दूसरी तरफ आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आप नहीं मनवा, अगर आप मनवा लेते, आप राज ठाकरे को बुलाइए, आप सरकार में हैं, उनके साथ बात कीजिए, आप समय बताइए। राज ठाकरे का तो टेप मंगाया गया है, अगर 16 शर्तें जो दी गई थी उनके मुताबिक उनके बयान नहीं हुए तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हम ये नहीं कह रहे आप टेप मंगाइए, कार्रवाई करिए, हम कह रहे हैं उन पर पूरी कार्रवाई कीजिए। लेकिन 135 मस्जिदों के इमामों पर आपने क्या कार्रवाई किया, जो आज की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 135 मस्जिदों ने उसका अनुपालन नहीं किया। आप बताइए उस पर क्या कार्रवाई हुई? कितने इमामों को आपने, कितने मौलवियों को आपने गिरफ्तार किया, कितने मस्जिदों में आपने ताला बंद कराया? बिल्कुल, जो भी कानून को हाथ में लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये दोहरा मापदंड, ये अख्तियार आपको किसने दिया कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को जेल और दूसरे को बेल? ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं होना चाहिए। सरकारों का काम नहीं होता है, सरकारें सर्व समाज के लिए होती हैं, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो। तो कहीं पर क्या शिवसेना ने ऐसा कोई आदेश जारी कर दिया जिसमें हिंदुओं को मना किया गया हो कि आप लाउड स्पीकर पर ना पढ़ें, आरती ना करें, पूजा अर्चना ना करें? जिनके ऊपर राजनीति, जिनके दोनों के लिए बराबर था वो नहीं बताइए ना, राजद्रोह का कारण तो बताइए। आपने राजद्रोह की धारा में आपने पंजीकृत किया, बताइए उन्होंने ऐसा कौन सा बयान दिया जो राजद्रोह में आता है? चलिए, आपने उठाकर उनको विक्रम सिंह का संपर्क कट गया है, हम बसंत नाइक साहब से जवाब ले लेते हैं। अच्छी बात है। बसंत नाइक जी, सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि जब आप कार्रवाई कर रहे हैं और एक ही मुद्दे पर कार्रवाई कर रहे हैं तो दोनों लोगों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? देखिए, सरकार बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रही है। कायदा कानून व्यवस्था सबके लिए समान होता है और वो कार्रवाई कर रही है। वही तो कह रहे हैं, कार्रवाई कहाँ की गई? 135 मस्जिदों की कौन सी कार्रवाई हुई बताइए तो। आंकड़ा दे रहे हैं 135 मस्जिदों ने पालन नहीं किया है, आपने कहाँ कार्रवाई की? अगर कोई पालन नहीं करता है तो उन पर जरूर कार्रवाई होती है। क्या कार्रवाई होगी? वही कार्रवाई होगी, एक कार्रवाई बताइए। अगर कल तक नहीं हुई तो आज तो जरूर होगी कार्रवाई, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यही बात है, एक तरफ आप तुरंत गिरफ्तार करते हैं, एक तरफ आप तुरंत पकड़ करते हैं, दूसरी तरफ आप करते हैं कि हम देखेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। ये अंतर होता है, ये मूल अंतर होता है जी। चलिए यशवंत जी, एक सवाल का जवाब जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि शरद पवार नास्तिक हैं। कैसे नास्तिक नजर आ रहे हैं? शरद पवार नास्तिक है। उनकी जो लड़की है सुप्रिया जी, उन्होंने लोकसभा के संसद में खुद ने कहा था कि मेरे पिताजी नास्तिक है, रिकॉर्ड पे है वो। अच्छा, तो वो पैमाना मान लिया। कल जब इस तरह के बयान सामने आएंगे तो उनको लाकर आप अपनी पार्टी में शामिल करेंगे क्या? मंदिर भगवान कुछ मानते नहीं है, ये बयान संसद में सुप्रिया सुळे मैडम ने दिया था। आप कभी भी देखिए पवार साहब। आपको राज ठाकरे को कहां से लग गया नास्तिक? क्या कहां से लग गया? राज ठाकरे जी को शरद पवार कहां से नास्तिक लग गए? ये तो उनकी बेटी ने कहा। अरे उनकी बेटी ने कहा, राज ठाकरे को कैसे लग गए? कोई आपसे कल कह जाएगा आके कि राज ठाकरे जी नास्तिक हैं तो मान लेंगे आप? अरे राज ठाकरे साहब नास्तिक है, उसके लिए ना कुछ प्रूफ देना चाहिए ना। इन्होंने, उसकी लड़की ने खुद बयान दिया, यही बड़ा प्रूफ है ना, यही बड़ा प्रूफ है ना। तो और क्या चाहिए? घर की लड़की अगर बोलती है मेरे पिताजी नास्तिक है, वो भी सांसद में बोलती है, तो इससे बड़ा कौन सा प्रूफ चाहिए?
तो आप आरती करें, वो ना करें, जो आरती ना करे, पूजा अर्चना ना करे, नहीं ना सुनिए नास्तिक हो जाता है। हम लोग आरती भाई करते बहुत सारे हैं। लोग ऐसे होते हैं अंतर्मन में भगवान को रखते हनुमान हैं, चालीसा उसका प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, वो नहीं दिखावा करते हैं कि हम जाएंगे पूजा करेंगे। शरद पवार जी का मामला जरा बाजू में आप रखिए। तो राजनीति के लिए मुद्दे बदल देते हैं। सुने, कौन बोला, किसने बोला? हिंदुत्व हम लोगों ने अब भी लिया है, ये गलत है। हम पहले से हिंदुत्व के साथ है, लेकिन हमारी हिंदुत्व नहीं मानते ना, तो सुनो, ये मुद्दा गलत है हमारी ना। रीजनल पार्टी है तो हमें रीजनल इश्यूज पे भी काम करना पड़ता है, ये बात है। दूसरी, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई होती है, और मस्जिदों पे जो इलीगल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है वो नियम है, उसके खिलाफ अगर भोंगे और लाउड स्पीकर बजते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये सिंपल सवाल, ये सिंपल डिमांड है, सिंपल सवाल है ना। आज के दिन 135 सुबह 5 बजे 135 मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर अजान लाउड स्पीकर पे पढ़ी गई, पठन हो गई उसकी, तो उनके ऊपर आज के पूरे दिन में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बल्कि हमारी हनुमान चालीसा पढ़ने वाले जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन कर दिया है। अच्छा, कोई और मुद्दा भी है क्या राज ठाकरे के पास? है ना, सरकार अगर राजनीति चमकानी है या सियासत में उतरना है तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र का कोई और मुद्दा भी बड़ा है जो राज ठाकरे लगता है सामने रखेंगे पटल पे? सुनिए, हमारी ब्लूप्रिंट है ना, जो MNS की ब्लूप्रिंट है, बता दीजिए सर। ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट में सब मुद्दे, जो विकास के बारे में सब मुद्दे है, कौन कौन से मुद्दे हैं सर? सब टूरिज्म है, तुम्हारा रोजगार का है, इवन अपने शेतकरी में जो फार्मर लोगों का है, जल सिंचन का है, सब है, टूरिस्ट का है, बहुत सारे इशू सब जितने भी है वो है। लेकिन हमारी जो ब्लूप्रिंट है उसको फॉलो किसने किया है? सुनिए, देखिए ना। और अब तक हम लोग विकास के मुद्दे पे ही काम कर रहे थे। अभी जो ये जो स्पीकर का भी मामला है ना, ये कोई धार्मिक मामला नहीं है, ये भी सोशल इश्यू है। लोगों को आवाज से परेशानी हो रही है। ये वो एयर पोल्यूशन जो होता है उसको इससे पहले कब उठाया था मुद्दा? इससे पहले कभी याद आई इस मुद्दे की? नहीं, उसके पहले भी उठाया है। अभी 2019 के पहले हमारा जो अधिवेशन हुआ था तभी उठाया था। बाद में कोरोना लग गया, पैंडेमिक सिचुएशन थी, इसलिए वो पीछे रह गया। पैंडेमिक में कैसे होगा? अब हमारा गोरेगांव का जो मुंबई में गोरेगांव में अधिवेशन हुआ, उधर भी उठाया था। ऐसे नहीं है। ये क्या है, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसका अमल बजावनी होना चाहिए, सिंपल डिमांड हमारा है। और बाला साहब ये भोंगे के खिलाफ थे, इसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं, ये सब देश को मालूम है वो कितने कड़वट हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने तो कहा था हमारी जब सरकार आएगी तो हम भोंगे उतराएंगे। अभी शिवसेना की सरकार है, क्यों नहीं उनके लड़के मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं उतार रहे? लेकिन ऐसे मुद्दों को तो जनता ने नकार दिया ना। जब आप आज सड़कों पर उतरे हैं, ऐसे मुद्दे जनता नकार देती है अक्सर। कौन बोला जनता नकार देती है? आज हमारे लोकल ट्रेन में जो हनुमान चालीसा पड़ी गई है, ऐसा होएगा ना। ये देखो, ये मोमेंट है, ये मोमेंट की शुरुआत है। होते ना, ये देखो, सुनिए, एक दिन का आंदोलन नहीं है ये कुछ एक दिन में होने वाला नहीं है। ये मोमेंट है, ये मूवमेंट की शुरुआत हम लोगों ने की है। ये आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में बढ़ जाएगी। नहीं, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ, महाराष्ट्र की जनता अगर आपसे इत्तेफाक रखती है और आपको पसंद करती तो सत्ता में आप होते। मैं सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोले आप? मैं कह रहा हूँ अगर महाराष्ट्र की जनता आपसे इत्तेफाक रखती, आपके साथ खड़ी होती तो सत्ता में आप होते आज। अरे सुनिए भाई, हमारे पार्टी का जन्म कभी भी हुआ है? हमारी पार्टी कभी लॉन्च हुई है? कुछ भी क्वेश्चन मत पूछिए। ये बात तो आम आदमी पार्टी भी कह सकती है सर। सुनिए बॉस, सुनिए, ये सवाल है ना आज के अभी के इशू के लिए रिलेटेड नहीं होता है। चलिए, मुद्दा एक आपको मिल गया, देखते हैं कि सियासी फायदा आपको इसका मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह के मुद्दे को भुनाने का मतलब क्या है? ऐसे मुद्दों से सियासत गरमाई तो जाती है, लेकिन आम जन पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है? और क्या राज ठाकरे को सीढ़ी बनाकर किसी को इसका फायदा होता नजर आएगा? भविष्य के गर्त में है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। ये क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे राज ठाकरे? ये देखना होगा, या इसका फायदा कोई और उठा ले जाएगा? क्या कोई ऐसा भी है जो खामोशी से इन सारी बातों को देख रहा है? आखिर वो कौन है? तो फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? लेकिन जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो देश मायूस जरूर होता है। आज के लोकतंत्र में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।